अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं नॉवल पढ़ने जा रही हूँ वो है रंगी जहाँ, जो कि तहरीर है डॉक्टर मलाइका फरमान की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 13। उम्मीद है अब तक की तमाम एक साथ आपको बहुत पसंद आई होंगी और कहानी भी आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। दोपहर का सूरज आधी फिजा में झूल रहा था। बीजान कमरे के सोफे पर बैठी थी। राविल सुबह से ऑफिस के काम में उलझी हुई थी। जो 1 घंटा फ्री था तो घर आई। घर आते ही लैपटॉप पर कुछ ज़रूरी मेल्स देखने लगी। उसके लैपटॉप में उसके हाथ में अभी लैपटॉप मौजूद था। वो जो सर्टिफिकेट बना कर आई थी, एक दफ़ा उनको फाइनल देख रही थी क्योंकि साइम ने उन्हें प्रिंट करना था। आखिरी बार सारे सर्टिफिकेट्स देखकर उसने साइम को प्रिंटिंग का मैसेज कर दिया था। फिर उसने लैपटॉप साइड पर रखा और बीजान के पास आकर बैठ गई। बीजान, मैं तरस गई हूँ आपके साथ वक्त गुजारने को। वो बीजान से बात किए बगैर नहीं रह सकती थी। चाहे वो जितनी भी मसरूफ़ हो, उनसे बात करने का वक्त निकाल लेती थी। लेकिन कुछ दिनों से काम के चक्करों में उसकी बीजान से खुलकर कोई बात ना हुई थी। ऑफिस से घर आते ही खाना खाना, फिर सरमद के घर जाने के लिए तैयार होना और उधर से वापसी पर फिर आकर सो जाना, यही कुछ चल रहा था उसकी ज़िंदगी में। बीजान ने गहरी सांस लेते जवाब दिया, मैं तो खुद तरस गई हूँ। इतना अरसा हो गया हमने कोई बात नहीं की, वक्त नहीं गुजारा एक दूसरे के साथ। क्या करें बीजान, की जिम्मेदारियां ये काम इंसान को थका देते हैं। उन्होंने मुस्कुराकर राबिल की जानिब देखा और फिर बोली, बेटा, काम के बगैर गुजारा भी तो नहीं होता। आजकल के दौर में जॉब ज़रूरी है। तुम तो शुक्र करो कि तुम ऐसी कोई मजबूरी नहीं, वरना लोग मजबूरियों के तहत दो दो नौकरियां कर रहे होते हैं और घर पर भी अच्छे नहीं चलते। उसने बीजान की बात सुनकर सर हिला दिया था और फिर कुछ सोचने लगी थी। सोचते सोचते उसकी नज़र खिड़की के बाहर पड़ी, जहाँ धूप और साया एक दूसरे में घुल मिल रहे थे। फिर वो आहिस्ता से बोली, जी बीजान, मैं ऑफिस से कुछ लोगों को देखती हूँ। कुछ तो शौक से जॉब करते हैं, उनके नज़दीक सैलरी उनके ऐश का ज़रिया है। और मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो बेचारे इंतज़ार में रहते हैं, उन्हें जल्दी से सैलरी मिले और वो अपने घर का राशन लाएं। उसकी नज़रें अब भी बाहर धूप और साए के बीच में ही ठहरी हुई थीं। तुम ठीक कह रही हो राबिल। मेरे अब्बा कहा करते थे, एक बाप और शौहर की जेब कभी खाली नहीं होनी चाहिए। राबिल का चेहरा एकदम उदास हो गया। उसने खिड़की से नज़रें हटा ली और अब की बार भी जान की बात सुनने लगी। उन्होंने बात जारी रखी, राबिल, तुमने कभी करीब से देखा है वो बाप जो अपनी बेटी, अपने घर वालों के लिए रिस्क की तलाश में दरो दीवार से टकरा रहा हो, और दूसरी तरफ शौहर जो दिन के उजाले में रात के अंधेरों तक पसीना बहा रहा होता है, सिर्फ इसीलिए कि उसकी बीवी की मांग सदा भरी रहे, उसकी मुस्कुराहट कायम रहे और वो कभी ये महसूस ना करे कि उसका ख्वाब अधूरा है। ये दोनों रिश्ते ना शिकायत करते हैं ना इजहार थकन, बस चुपचाप हर खुशी कुर्बान कर देते हैं सिर्फ अपने घर के सुकून के लिए। राबिल की आंखें नम होने लग गईं। बीजान फिर बोली थी, हम अक्सर इन खाली जेबों को देखकर बस जुबान चलाते हैं और यही सवाल करते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। हमें क्या खबर कि वो खाली जेब नहीं, खुददारी से लबरेज कुर्बानियों की दास्तानें होती हैं। बीजान की बात मुकम्मल हुई तो राबिल ने अपना पॉइंट भी सामने रखा। हम घरों में हर सहूलत मिलने पर भूल जाते हैं कि ये सहूलतें हमें जिस मर्द के दम पर मिली हैं, हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए। हमें नाशुक्रे बने हम तो नाशुक्रे बने रहते हैं और तकाज़े करते रहते हैं, बगैर ये जाने कि वो बाप, वो शौहर, वो मर्द कितनी मुश्किल से कमा रहा है। बीजान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हमें अपने बाप और शौहर की कदर करनी चाहिए और हर उस अच्छे मर्द की, चाहे जो अपने घरों के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। राबेल ने अपने हाथों की गिरफ्त बीजान के हाथों में मजबूत की और कहा, बीजान, हमारे घरों में हमारी हर छोटी खुशी, हर आसान सहूलत और हर सुकून इन मर्दों की मेहनत और कुर्बानी का नतीजा ही तो है। हमें बस देखना और समझना आना चाहिए और इन लोगों की कदर करनी चाहिए जो वो हमारे लिए कर रहे हैं। याद रखो कि हर खुशी की वक्त पर कोई ना कोई मर्द अपनी मेहनत और सब्र की कीमत अदा कर रहा होता है। हमें बस उनकी कदर करनी आनी चाहिए और इन लम्हों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो वो हमारे लिए जीते हैं। 3 नवंबर 1995। सर्दियों की आमद का मौसम था, मगर शहर कराची में सर्दी कभी वैसी नहीं उतरती थी जैसे मुल्क के दूसरे हिस्सों में। यहाँ के दिन अब भी गर्म थे। शहर के बीचों बीच नवाब रियासत का बंगला मौजूद था। गेट के पास पहरा देने वाला गार्ड अपनी कुर्सी पर नींद दराज ऊँघ रहा था। हाथ में अखबार था जो हवा के साथ कभी कभी उसके चेहरे पर आ लगता। बंगले के वसी सहन में लगा नीम का पुराना दरख्त, जिसके नीचे तख्त पर बचपन में नवाब रियासत के बच्चे बैठकर खेलते थे, आज वहाँ खामोशी छाई हुई थी। घर के अंदरूनी हिस्से में सोफों के सर पर सफ़ेद कढ़ाई वाले कवर, दीवारों पर फौजी एजाज़ात के फ्रेम और एक बड़ी दीवार पर नवाब रियासत की ज़माने की तस्वीर थी।
वर्दी पहने सीना तान कर खड़े, चेहरे पर जवानी और आंखों में अज़म की चमक की अकास कदीम तस्वीर। इसी बंगले के दाखिली दरवाजे से नवाब रियासत अंदर दाखिल हुए। उन्होंने घर में गैर मामूली खामोशी महसूस की तो उनके चेहरे पर हैरानी उमड़ आई थी। हलीमा सादिया, कहाँ हो? जलालाबाद बावर्ची खाने के दरवाजे से हलीमा नमूदार हुई थी। उनके हाथ में एक तौलिया था जिससे वो हाथ खुशक कर रही थी। नवाब साहब ने उनकी तरफ देखते कहा, बच्चे कहाँ हैं? आज नजर नहीं आ रहे। हर रोज ड्यूटी से आते ही यही पहला सवाल होता था। हलीमा ने नरम मुस्कुराहट के साथ बताया, तानिया और रुखसार अपने कमरों में हैं और नफीस और अल्तमश तो स्कूल से आते ही सो गए। नवाब साहब ने सुकून का सांस लिया। मैंने सोचा कि आज घर इतना खामोश क्यों है, लगा जैसे कुछ कमी है। आप यूनिफॉर्म बदलने में खाना लगाती हैं, हलीमा ने प्यार भरे लहजे में कहा। नवाब साहब ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वतन की खिदमत में गुजारा था। रिटायरमेंट के बाद भी वो अपने फ़र्ज से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। सुबह सवेरे वर्दी इस्त्री करके जूते चमका कर वो दफ्तर निकल जाते, जैसे अभी मैदान अमल में हों। सब उन्हें समझाते कि अब आराम का वक्त है। हलीमा सादिया भी अक्सर कहती हैं कि आप घर पर रहें, बच्चे आपके पास हैं, आराम करें। मगर नवाब साहब का दिल नहीं मानता था। वो कहा करते थे कि फौज से रिटायर होने का मतलब ये नहीं कि फ़र्ज ख़त्म हो गया। जब तक सांस बाकी है, मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करते रहना इंसान का फ़र्ज है। नवाब साहब ने सर हिलाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। फ्रेश होकर वो थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकले थे। हलीमा सादिया ने मेज़ पर खाना लगा दिया था। नवाब साहब खाना खाने लगे। बच्चे अभी तक अपने कमरों में आराम कर रहे थे। वो कभी भी अपने बच्चों के आराम में खलल नहीं डालते थे, इसीलिए खामोशी से वो अकेले खाना खाने लग गए। हलीमा सादिया किचन से उनके लिए ताज़ा चपाती बना कर ला रही थी। मेज़ पर रखी और ख़ुद भी नवाब साहब के साथ बैठकर खाने लगी। दोनों मियाँ बीवी ने खाना खामोशी से खाया था। खाने से फारिग होकर नवाब साहब कुर्सी से उठे और मुताले के लिए अपने कमरे में चले गए। यही उनका मामूल था। किताबों में गुम रहना उनकी आदत बन चुकी थी। कुछ वक्त गुजरा। घड़ी ने 7 बजाए। दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की हल्की चाप हुई थी। रुखसार वहाँ खड़ी थी। 20 साला रुखसार दुपट्टे का किनारा अपने हाथों में मरोड़ रही थी, जैसे दिल में कोई ऐसी बात हो जो ज़ुबान तक आते आते रुक जाती है। नवाब रियासत ने सर उठाया। उनकी निगाहों में नरमी थी। रुखसार की आहट सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराए थे। वो उनके दिल के बहुत करीब थी। उनकी ज़िंदगी में अगर किसी के जिक्र पर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती थी तो वो रुखसार ही थी। रुखसार ने कदम अंदर रखे। उसके लहजे में एक कपकपाहट थी जब उसने आहिस्ता से कहा, अब्बा मुझे आपसे बात करनी है। उन्होंने किताब बंद करके ऐनक मेज़ पर रखी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसी वक्त दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। हलीमा सादिया चाय की ट्रे अंदर ले आई थी। सफ़ेद दुपट्टा सर पर था। उन्होंने मेज़ पर प्याली रखी थी। उनकी नज़रें रुखसार पर पड़ी तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। यकीनन आज कोई बात मनवाने आई है, क्योंकि जब रुखसार कुछ चाहती है तो ऐसे ही डरे सहमे लहजे में आती है और बात मनवा कर फिर से शेरनी बन जाती है। नवाब रियासत ने उनकी बात पर हंसी दबाई और फिर नरमी से कहा, अब तो मेरी लाडली को ऐसे ना छेड़ो हलीमा। वो चाय की प्याली पकड़कर रुखसार की तरफ देखने लगी। हलीमा मुस्कुरा कर बोली, लाडले तो सब हैं मगर आपकी लाडली हमेशा रुखसार ही रहेगी। हालांकि सब जानते हैं कि अल्तमश सबसे छोटा है, मगर सारे नाज इसके हैं। नवाब रियासत की नज़रें रुखसार पर गईं, जो अभी खामोश बैठी दुपट्टे का किनारा मरोड़ रही थी। हलीमा, मुझे सब बच्चे बहुत लाडले और प्यारे हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना जो सबसे बढ़कर अजीज़ होते हैं। उनकी मासूमियत, उनकी आदत इतनी प्यारी होती हैं कि खुद ब खुद ही लाड आ जाता है, और रुखसार इन बच्चों में से है। वो रुखसार को देखकर बोले थे। काफ़ी देर तो वो हलीमा खामोश रही, फिर वो बेड से उठ गई थी। मेज़ से ट्रे पकड़ी और फिर बाहर निकलने की तैयारी करने लगी। जब वो ट्रे उठाकर जाने लगी तो रुखसार ने एकदम उनका हाथ पकड़ लिया और आहिस्ता से कहा, अम्मी आप भी रुकें, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। हलीमा चौंक गई। वो वापस कुर्सी पर आ गई। नवाब रियासत ने किताब एक तरफ रखी, रुखसार का हाथ अपने हाथ में लिया। रुखसार के दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई दे रही थी। उसके लब कँपकपा रहे थे। बाहर से एक बूंद खिड़की पर आ गिरी थी, फिर दूसरी, और फिर बारिश के कतरे तेजी से ज़मीन को छूने लगे। खिड़की के शीशों पर बूंदों की चपक, हवा के साथ हिलते पर्दों की सरसराहट और अंदर बैठे 3 लोगों के दरमियान छाई खामोशी ने माहौल को मज़ीद गहरा कर दिया था। रुखसार ने गहरी सांस ली, नज़रें झुका लीं और दुपट्टे का किनारा मजबूती से थामा था, जैसे दिल के अंदर कोई भारी बात हलचल मचा रही हो, जो अब बाहर आना चाहती। नवाब रियासत गहरी नज़र से उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में शफकत भी थी और तजस्सुस। वो जानते थे कि बेटी कुछ बड़ा कहने वाली है। वो वही रुखसार थी जो बचपन में अपनी हर ख्वाहिश उनसे मनवाती थी। मगर आज मगर आज उसके लबों पर जैसे कोई भारी बोझ रखा। कुछ लम्हे खामोशी में गुजर गए, फिर वो लम्हा आया। रुखसार ने नज़रें झुकाई, सांस भरी और जैसे अंदर की तूफान को एक जुमले में कैद करने की कोशिश की। अब्बा, मैं किसी को पसंद करती हूँ। लफ्ज़ बहुत सादा थे मगर गिरने की आवाज़ इतनी गहरी जैसे पूरे कमरे की फ़िज़ा थम गई।
नवाब रियासत के चेहरे पर एक लम्हे को हैरानी का साया उभरा था। उनकी पलकें हल्की सी झपकी। हलीमा सादिया जैसे उसे सुना ही ना हो। मगर अगले ही लम्हे उनका चेहरा सुर्ख हो गया। वो अचानक खड़ी हो गई। उनके दुपट्टे का किनारा कंधे पर फिसला और जमीन को छू गया। ये तुम क्या कह रही हो रुखसार? ये बात करने के लिए तुमने मुझे रोका था। तुम्हें शर्म नहीं आती? नवाब रियासत ने हाथ से इशारा किया। हलीमा रुक जाओ। आवाज़ में नरमी थी। बच्चे को डराओगी तो वो गलत रास्ता अख्तियार कर लेगा। पहले तहम्मुल से बात सुनो, फिर फैसला करो। हलीमा के कदम रुक गए थे। उनकी सांस तेज थी मगर वो चुप हो गई। नवाब रियासत ने रुखसार का चेहरा देखा। रुखसार खुलकर बात करो मेरी बच्ची। उसने लरसती आवाज़ में कहना शुरू किया। अब्बा, मैं कई दिनों से आपको बताना चाहती थी। हर रोज़ आपके कमरे के बाहर दरवाजे तक आती थी मगर कदम आगे नहीं बढ़ पाते थे। दिल में सोचती थी कि शायद ये बात आप सुनकर नाराज़ हो जाएंगी, लेकिन अब्बा मैं कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहती थी, इसीलिए आज हिम्मत करके आ गई हूँ। अगर मैं खामोश रहती तो सारी ज़िंदगी खुद को मलामत करती रहती। मेरा बच्चा पसंद करने में कोई बुराई नहीं। हमें अक्सर कोई अच्छा लग जाता है और कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर ऐसी बातें तो आम हैं, और तुमने कोई गलत कदम उठाए बगैर ही मुझसे बात करना मुनासिब समझा। मुझे ये बात अच्छी लगी। हलीमा का सबर अब टूट चुका था। आप ही के लाड ने बिगाड़ा है इसे। मैं कब से कहती आ रही थी कि यूनिवर्सिटी भेजने से पहले इसका रिश्ता तय कर देते हैं, लेकिन नहीं। आपको तो मेरी बातें पुरानी लगती हैं ना। देख लिया आप। नवाब रियासत ने सर झुकाकर हल्की सांस ली, फिर धीरे से बोले। हलीमा, बच्चों की बात तहम्मुल से सुनना सीखो। अगर बेटी अपनी दिल की बात माँ बाप से कह रही है तो ये उसके भरोसे की अलामत है। हमें इस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे समझना चाहिए। उन्होंने रुखसार की तरफ देखा। तुम बताओ, वो कौन है? क्या तुम्हारे साथ पढ़ता है? यूनिवर्सिटी से ही? रुखसार ने आहिस्ता से नफी में सर हिलाया। नहीं अब्बा, वो यूनिवर्सिटी का नहीं है। नवाब रियासत की भवें हल्की सी सिमट गई। तो फिर कौन है? कहाँ का रहने वाला है? कुछ तो बताओ। अब्बा, वो हमारे ख़ानदान का है। हलीमा का गुस्सा एकदम भड़क उठा। हमारे ख़ानदान का? कौन है ऐसा हमारे ख़ानदान में जो रुखसार के काबिल हो गया कि उसे दिल दे बैठे? आप क्यों सुन रहे हैं इसकी ऐसी बातें? नवाब रियासत ने अभी तहम्मुल का इजहार किया था। कौन है वो रुखसार? साफ साफ बताओ। रुखसार ने नजरें झुका ली। दुपट्टे का किनारा उंगलियों से मजबूती से पकड़ा। आंखों में नमी तैरने लगी। लब कांपे और फिर आखिरकार वो बोली थी। तायब्बा का बेटा। बस इतना कहना था कि नवाब रियासत के अंदर जैसे कोई धमाका हुआ। उनकी पलकें बंद हो गई। चेहरे पर एक गहरी थकन उतर आई थी। उन्होंने सर पीछे टिका दिया और एक लंबी भारी आह भरी थी। इनको लगा कि आज उनकी लाडली की वो ये पहली ख्वाहिश होगी जो पूरी नहीं कर सकेंगी। रुखसार की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने धीरे से कहा, अब्बा कुछ तो बोले। बेटा तुम अभी अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। हलीमा का लहजा भी बदल गया। हाँ रुखसार, तुम जाओ अपने कमरे में, इस बारे में फिर बात होगी। रुखसार ने एक लम्हे के लिए दोनों को देखा। दिल चाहा कि कुछ और कहे, मगर लबों से आवाज़ ना निकली। आंसू गालों पर बह गए थे। वो आहिस्ता से दरवाजे की जानिब बढ़ी। कदमों की छाप जैसे कमरे के सबूत को काटती हुई बाहर निकल गई थी। वो कुर्सी पर बैठे सर झुकाए देर तक खामोश रहे। उनके दोनों हाथ घुटनों पर रखे थे। उंगलियां बेचैनी से एक दूसरे में उलझी हुई थी। हलीमा सादिया आहिस्ता से नवाब साहब के पास आईं। उनकी आंखों में गुस्से और दुख का इम्तिजाज था। आज पूरी रात जाकर ही काटेंगे आप। तुम सो जाओ हलीमा, मुझे नींद नहीं आई। हलीमा ने बेख्तियार एक लंबी सांस ली। नींद आएगी भी कैसे, जिस भाई से आप सारी ज़िंदगी दूर रहे, आज उसी के बेटे से शादी करना चाहती है आपकी लाडली। अगर आपने वक्त पर उसका रिश्ता तय कर दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई। मेरी नज़र में 3-4 अच्छे रिश्ते हैं। अगर आप कहें तो मैं कल ही रिश्ते वाली बात चला दी। तानिया का अच्छे वक्त में रिश्ता आ गया। आज इसकी तरफ से हम सुकून में हैं। लड़कियों का मामला वैसे भी नाजुक होता है नवाब साहब। हलीमा कह रही थी, लेकिन नवाब साहब की समात अब जैसे कहीं दूर जा चुकी थी। वो आहिस्ता से उठे। हलीमा ने पीछे से पुकारा, इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हैं? कमरे में रहें। उन्होंने एक लम्हे को रुककर मुड़कर देखा। तुम आराम करो हलीमा, मैं कुछ देर चहलकदमी करना चाहता हूँ। ये कहकर वो दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर रात पूरी तरह भीगी हुई थी। हवा में नमी थी। दरख्तों के पत्ते चमक रहे थे। लॉन की घास पर बारिश के कतरे चमकते हुए सितारों की तरह लग रहे थे। उनके कदम नरम मिट्टी में धंसे जा रहे थे। लॉन के बीचों बीच वो बैठने की जगह थी जहाँ 3-4 कुर्सियाँ थीं। ऊपर शेड लगा था। नवाब साहब एक कुर्सी पर जा बैठे। हल्की हल्की बारिश अब भी हो रही थी। बूंदें उनके हाथों पर गिर रही थी, मगर वो इन्हें साफ नहीं कर रहे थे। शायद वो चाहते थे कि ये बूंदें उनकी आंखों के नमकीन आंसुओं को छुपा लें। दिल के अंदर एक भारीपन था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उनके सीने में पत्थर रख दिया। उन्होंने आंखें बंद की। माजी के कई मनाजिर आंखों के सामने आने लगे। छोटी सी रुखसार उनके कंधों पर बैठकर चहक रही थी। फिर वही रुखसार इन फिर वही रुखसार जवान होकर उनके सामने नजरें झुकाई खड़ी है और कह रही है कि अब्बा मैं किसी को पसंद करती। उनकी आंखों के किनारे भीगने लगे। उन्होंने आसमान की जानिब देखा और धीरे से बोली,
یا اللہ, یہ امتحان بھی میری بیٹی کے نصیب میں لکھنا تھا کیا؟ لان میں صرف بارش کی آواز باقی رہی. رات بیتتی گئی. نواب صاحب اسی کرسی پر بیٹھتے سوچتے رہے. کبھی رخسار کی ہنسی یاد آتی, کبھی بھائی کا چہرہ جو برسوں سے نہیں دیکھا تھا. ان کے دل میں تکرار چل رہی تھی. جب فجر کی اذان ہوئی تھی, بوٹے ٹانگیں اکڑ چکی تھی, پھر بھی وہ آہستہ سے قدم اٹھاتے اندر آ گئے. وضو کیا, مصلی بچھایا. یا اللہ, میری اولاد کو سیدھا راستہ دکھا اور مجھے اتنا حوصلہ دے کہ میں ان کے حق میں درست فیصلہ کر سکوں. نماز کے بعد وہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئے. کھڑکی کے باہر آسمان ہلکا نیلا ہو رہا تھا. پرندوں کی آوازیں آنے لگیں, مگر ان کے دل پر رات کی تاریکی ابھی باقی تھی. آنکھیں بند کرتے ان کے لبوں پر صرف ایک لفظ آیا تھا, رخسار, اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے. تھکن نے ان پر غلبہ پا لیا تھا. دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر فرش پر پڑ رہی تھی. کمرے میں ہلکی سی گرمی تھی, یا پھر رخسار کو گرمی لگ رہی تھی. وہ اپنے بستر کے کنارے بیٹھی تھی. فون اس کے ہاتھ میں تھا. وہ کبھی فون اٹھاتی, پھر واپس رکھ دیتی, پھر اٹھاتی. دل میں ایک بے چینی تھی, جیسے ہر لمحہ دل کے اندر کچھ کھٹک رہا ہو. آخر کار اس نے فون اٹھایا اور کال ملا دی. دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور دوسری طرف سے آواز آئی, تم نے چچا جان سے بات کی؟ رخسار کی طرف سے تھوڑا توقف ہوا, پھر وہ بولی, ہاں میں نے کل بات کی تھی. اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں. تو کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا. میری بات سنی, خاموش ہو گئے. بس اتنا کہا کہ آج بات کریں گے. کل کوئی جواب نہیں دیا. اچھا, تو کیا رد عمل تھا ان کا؟ پتہ نہیں, بس خاموش ہو گئے تھے. شاید حیران بھی ہوئے ہوں, یا شاید انہیں یقین ہی نہ آیا ہو. ابھی تک میرا ان سے سامنا نہیں ہوا. پھر اس نے گہری سانس لی. اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی. پھر دوسری طرف سے وہ بولا, رخسار, میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. اگر گھر والے نہیں مانے تو ہم بھاگ جائیں گے. یہ سنتے رخسار کا دل جس سے رک گیا. اس کے ہونٹ خشک ہو گئے. آنکھوں میں حیرت اور غصہ دونوں آ گئے. تم یہ کیسی باتیں کرے؟ میں اپنے ابا کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی. دوسری طرف سے لہجہ سخت ہو. شادی کے بعد کیا تم نے اپنے ابا کے ساتھ رہنا ہے؟ تب بھی تو گھر چھوڑنا ہوگا. رخسار کی سانسیں تیز ہو گئیں. آواز میں لرزش کے باوجود استقامت تھی. میں سب کی رضامندی سے شادی کرنے کے حق میں ہوں. اگر بھاگ کر شادی کرنی ہے تو تم مجھے بھول جاؤ. یہ میں نہیں کر سکتی. اور اگر اتنی ہی محبت ہے تو آؤ, میرے گھر والوں کو مناؤ. ایک لمحے کے لیے فون کے اس پار خاموشی چھا گئی. رخسار, تم جانتی ہو چچا جان مجھے گھر میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے. رخسار کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی تھی. آواز بھاری ہو گئی. ایسا کیا ہوا تھا دونوں بھائیوں میں جو ابا آج تک تائے جان سے نہیں ملے؟ اس کے لہجے میں معصومیت بھی تھی. مجھے خود نہیں معلوم. جب بھی پوچھتا تو ابا کہہ دیتے کہ چچا جان کو میرے کام سے اختلاف تھا. ایسا کون سا کام کرتے تھے تائے جان جس سے ابا کو مسئلہ تھا؟ دوسری طرف خاموشی چھا گئی. پھر وہ بولا تھا, مجھے نہیں معلوم. کبھی اتنی تفصیل نہیں پوچھی. تم ماں چچا جان سے پھر بات کرو اور مجھے بتانا. اور تمہارے گھر والے مان گئے؟ رخسار نے معصومیت سے پوچھا. نہیں, ابھی میں ابا کو منا رہا ہوں. اگر نہ مانے تو بھاگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا. میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا رخسار. رخسار کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے, لیکن آواز مضبوط تھی. اور میں تمہارے ساتھ بھاگ کر نہیں جا سکتی. میں اپنے ابا کی عزت کو روند نہیں سکتی. تو پھر یہ وعدے, یہ محبت کی باتیں بس یہیں تک رخسار؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم ساتھ دو گی میرا. رخسار نے گہری سانس لی. اس کے لب کپا رہے تھے. آواز میں درد تھا. میں اب بھی پیچھے نہیں ہٹی. طریقے سے سب کرو تو میں ساتھ ہوں. کچھ نہیں ہوتا رخسار. ایک دفعہ شادی ہو جائے تو اس کے بعد سب مان جائیں گے. میں کسی اور کے لیے تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. وہ پورے یقین سے کہہ رہا تھا. میں ابا سے پھر بات کر کے دیکھتی ہوں. پھر شام میں تمہیں کال کروں. اس نے تھکے لہجے میں کہا. دوسری طرف سے نرمی سے کہا گیا, میں انتظار کروں گا. فون بند ہو گیا تھا. کمرے میں خاموشی چھا گئی. رخسار نے فون میز پر رکھا. دل میں ایک ہی دعا تھی, یا اللہ میرے ابا کو راضی کر دی, ورنہ میرا دل 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے گا. سب کھانے کی میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے. نواب ریاست میز کے سرے پر بیٹھے تھے. وہ بظاہر کھانا کھا رہے تھے, مگر نوالا ہاتھ تک نہیں جا رہا تھا. ان کی نظریں پلیٹ پر نہیں, کہیں خلا میں تھیں. رخسار نے بھی نوالا منہ تک لے جا کر واپس رکھ دی. التمش پانی پینے کے لیے گلاس پکڑنے لگا کہ گلاس اس کے ہاتھ سے ٹکرایا اور پانی جھلک کر نیچے گر گیا. پانی گرنے سے حلیمہ سعدیہ چونک کر بول اٹھی تھی. التمش, یہ کیا کیا تم نے؟ ہر جگہ پانی گرا رکھا ہے تم نے. ان کا لہجہ سخت تھا. التمش بوکھلا گیا. امی, اتنا پانی بھی نہیں گرا جتنا آپ مجھے ڈانٹ رہی ہیں. ابو دیکھیں نا, امی مجھے ڈانٹ رہی ہیں. نواب ریاست کے کان جیسے تب جا کر کھلے. وہ چونک کر پلٹے اور التمش کو دیکھ کر ان کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی نرمی آئی تھی. انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. التمش مسکراتا ہوا ان کی گود میں چلا گیا. نواب صاحب نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا. چلیں, ابا مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں. اس کے لہجے میں معصومیت تھی. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں نوالے ڈالنے شروع کیے. ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس معصوم سے لمحے میں خود کو تسلی دے رہے ہوں کہ سب کچھ ابھی ٹھیک ہے, ابھی گھر سلامت ہے.
तानिया जो खामोश बैठी थी निवाला चबाते बोली, वैसे अब्बा, रुखसार और अल्तमश को ही आप इतना प्यार देते हैं, हम तो जैसे सौतेले हैं, कभी हमें इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला। नवाब साहब के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तुम सब मुझे बहुत अजीज हो तानिया। अल्तमश छोटा है इसलिए इसका लाड करना तो बनता है ना, क्यों अल्तमश? जी अब्बा, वो हंसते हुए बोला था। नवाब साहब ने उसके बालों में उंगलियां फेरी, मगर रुखसार छुप रही, उसके चेहरे पर जैसे कोई छुपा हुआ इज़्तिराब। तानिया ने रुखसार की जानिब देखा और तंज से बोली, और रुखसार तो बड़ी इन दोनों से, मगर फिर भी लाड सबसे ज़्यादा इसे ही मिलता है। हलीमा सादिया ने फ़ौरन बात का रुख मोड़ने की कोशिश की। तानिया, चुप करके खाना खाओ, अब मेरे साथ बाजार जाना है बाद में, मैंने कुछ चीज़ें लेनी हैं। तानिया ने फ़ौरन मुंह बनाया। अम्मा मुलाजिम को भेज दें, मैं नहीं जाऊंगी। आपको तो दुकानों पर जाकर याद ही नहीं रहता कि घर भी आना है, या फिर रुखसार को ले जाएं, इसे वैसे भी घूमने फिरने का बहुत शौक है। रुखसार ने नज़रें उठाकर उन्हें देखा। जी अम्मी, मैं चली जाती हूँ आपके साथ। हलीमा सादिया ने रुखसार की तरफ एक लम्हे को देखा, चेहरे पर एक सर्द सी लहर आ गई, आवाज़ में हल्की सी सख्ती थी। मैं मुलाजिम से ही मंगवा लूँगी, तुम रहने दो। रुखसार का दिल जैसे एक बार फिर डूब गया। उसने खामोशी से निवाला प्लेट में रख दिया। मेज़ पर कुछ लम्हों के लिए फिर वही खामोशी छा गई। खाने के बाद सब अपनी अपनी जगहों पर चले गए थे। नफीस टीवी के सामने बैठ गया। तानिया सोफे पर टांगे फैलाकर फ़ोन देखने लगी। हलीमा बावर्ची खाने की जानिब चली गई थी। नवाब रियासत सर झुकाए कमरे की तरफ चल दिए थे। रुखसार ने उन्हें जाते देखा। दिल चाहा कि आवाज़ दें, मगर लब ना हिले थे। वो कुछ लम्हे साकित खड़ी रही, फिर कदम बढ़ाने ही लगी थी कि हलीमा सादिया की आवाज़ गूंजी, रुखसार, तुम कहाँ जा रही हो? रुखसार चौंक गई थी। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई, आवाज़ दब गई। अम्मी, बस अब्बा से कुछ बात करनी थी। कल जो कहा था क्या वो काफ़ी नहीं? आज फिर उन्हें टेंशन देने जा रही हूँ, उन्होंने तीखे लहजे में कहा। रुखसार वहीं रुक गई, कदम जैसे ज़मीन में बेबस हो गई। नवाब रियासत का दरवाज़ा आहिस्ता से बंद होने की आवाज़ आई और रुखसार के दिल के दरवाजे पर एक बार फिर खामोशी छा गई थी। हलीमा सादिया फ़ौरन आगे आई और हाथ जोड़कर कहने लगी, रुखसार, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा बहुत परेशान हैं। मेहरबानी करो कि उन्हें इतनी टेंशन ना दो। इस उम्र में क्यों तुम अपने अब्बा के जान की दुश्मन बनी? अम्मी, ऐसे हाथ मत जोड़ें, बस एक दफ़ा अब्बा से बात करने दें, उसने नरम लहजे में कहा। दोनों माँ बेटी नवाब साहब के कमरे के बाहर खड़ी बात कर रही थीं। उसी लम्हे नवाब साहब ने अंदर से आवाज़ दी, हलीमा, आने दो इसे अंदर। रुखसार ने फ़ौरन कदम बढ़ाया और अंदर चली। बैठो रुखसार। वो कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हें पता है रुखसार, तुम मुझे सबसे ज़्यादा लाडली क्यों? क्यों अब्बा? नवाब साहब ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। तुम बताओ बेटी, रुखसार ने नरम लहजे में जवाब दिया। मैं कैसे बता सकती हूँ, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। मुझे तो बस आपका लाड मिलता रहा और मैं इसी में खुश रही। नवाब साहब ने रुखसार की तरफ देखते हुए संजीदा लहजे में कहा। तुम बहुत मासूम हो रुखसार, तुम अभी ना समझी में हो। तुम्हें जो जैसा बोलता है तुम उसकी बात मान लेती हो। कल जो बातें की वो भी ना समझी में की थी। मुझे नहीं पता वो तुम्हें क्या सुनहरे बाग दिखा रहा है, क्योंकि मैं जितना उसके बाप को जानता हूँ उसका बेटा भी उसी पर गया होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने फैसले पर खुद गौर करो। अगर मैं इनकार कर दूंगा तो तुम मुझे ही गलत समझोगी, इसीलिए खुद परखो बेटी, उसने फ़ौरन कहा। अब्बा, वो तायाबू जैसा नहीं है, वो अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। बज़ाहिर अच्छा लगना सब अच्छा नहीं होता रुखसार। दुनिया मैंने देखी है और अपने भाई को मैं नहीं जानता। और अपने भाई को क्या मैं नहीं जानता? क्यों वो हमसे दूर रहता है? आज तक कभी वो हमारे घर नहीं आए। यही वजह है कि वो गलत काम करता है और उसका बेटा भी उसी राह पर जा सकता है। मेरी बच्ची, तुम अभी ना समझो। अब्बा, अगर आप चाहें तो एक दफ़ा उससे मिलकर देख लें, आप खुद जान लेंगे कि वो तायाबू जैसा नहीं है। नवाब साहब ने रुखसार को अपनी तरफ करके कुर्सी आगे करने का इशारा किया और उसका हाथ थाम कर कहा, बेटा, ज़िंदगी एक ऐसा सबक है जो हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, और इसके सबसे अहम सबक वालिदैन से मिलते हैं। सुनो और याद रखो, माँ बाप की मोहब्बत और तरबियत अगरचे अलग दिखती है, दरअसल हकीकत में वो एक दरिया के दो किनारे होते हैं। एक तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देता है तो दूसरा सिमत। रुखसार ने तवज्जो से सुना, आंखों में उलझन थी। नवाब साहब आगे बढ़कर बोले, अक्सर देखा गया है कि जब औलाद को हद से ज़्यादा लाड मिलता है तो वो इस लाड को हर ख्वाहिश की तकमील का ज़रिया समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि चाहे वो जो मांगे, जो चाहे, माँ बाप को इनकार का कोई हक नहीं। और जब कभी वालिदैन किसी बात से रोकें तो फ़ौरन ये गिला पैदा होता है कि हम पहले जैसे महबूब नहीं रहे, अब हम आपके लाडले नहीं रहे। लेकिन असल मोहब्बत वही है जो तुम्हारी बेहतरी के लिए वक्त पर इनकार करने की हिम्मत रखती है। हर सख्ती, हर ना तुम्हारी हिफाजत के लिए है, तुम्हें इस दुनिया की सख्ती से बचाने की कोशिश। दुनिया माँ बाप जितनी मेहरबान नहीं होती रुखसार। माँ बाप वो दरख्त होते हैं जिनकी छाँव में औलाद सुकून महसूस करती है, लेकिन अगर वही दरख्त बारिश, आंधी और धूप से ना बचाए
तो उसकी जड़ों की मजबूती का क्या फ़ायदा؟ रुखसार की आंखों में आंसू आ गए थे। नवाब साहब ने आहिस्तगी से उसके बालों पर हाथ फेरते कहा, हमेशा सही रास्ता चुनो रुखसार, वालिदैन की नसीहत सबसे कीमती होती है। रुखसार अपने अब्बा की हर बात को दिल में समझने की कोशिश कर रही थी। नवाब साहब ने हाथ उठाकर उसके सर पर हाथ रखा और आहिस्तगी से कहा, याद रखना रुखसार, माँ बाप का दिल समंदर से भी ज़्यादा गहरा होता है। उनके अल्फाज चाहे तल्ख लगे मगर उनकी नीयत में कभी जहर नहीं होता। और एक दिन आएगा जब तुम खुद माँ बनोगी, तब तुम्हें हर वो बात, हर सख्ती, हर फिक्र सच लगने लगेगी जो आज शायद तुम्हें नापसंद है। उस दिन तुम्हें ये एहसास होगा कि दुनिया में सब रिश्ते मतलब के हो सकते हैं, मगर माँ बाप का रिश्ता सबसे सच्चा, सबसे खालिस और सबसे बेगर्ज होता है। अब्बा, मैं आपको तंग नहीं करना चाहती और ना चाहती हूँ कि आपको मेरी वजह से अजियत हो, लेकिन मैं उसे भी नहीं छोड़ सकती। सिर्फ एक दफ़ा मेरे कहने पर उसे मिलने प्लीज़ अब्बा। हलीमा ने रुखसार के करीब आकर प्यार भरी आवाज़ में कहा, रुखसार, जब तुम्हारे अब्बा तुम्हें इनकार कर चुके हैं तो फिर तुम क्यों जिद कर रही हो? हमारे बुढ़ापे में हमें फ़ायदा नहीं दे सकती तो कोई परेशानी भी मत दो। अब्बा, सिर्फ एक दफ़ा, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ कर एक दफ़ा मेरी बात मान ली। नवाब साहब कुछ लम्हों के लिए खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, सिर्फ एक दफ़ा, लेकिन शर्त यह है कि अगर वो अपने अब्बा जैसा हुआ तो तुम वही करोगी जो हम कहेंगे। रुखसार की आंखें खुशी रुखसार की आंखें खुशी से चमकने लगी थीं। मतलब मैं उसे घर आने का कह दूं? नवाब साहब ने सर हिलाया। हाँ, कल शाम को चाय पर बुला लो उसे, बाकी बातें उससे मिलने के बाद तय होंगी। रुखसार खुशी से अब्बा के गले लग गई थी। थोड़ी ही देर गले लगने और रोने के बाद वो खुशी से अपने कमरे की जानिब चली गई। फिर उसने उसकी बात मान ली थी, पता भी है सब कुछ जानने के बावजूद भी। हलीमा सादिया, फिर आपने उसकी बात मान ली, पता भी है सब कुछ जानने के बावजूद भी। हलीमा सादिया उसके जाने के बाद बोली, पता है सब जानने के बावजूद अगर मैं अभी मना कर देता तो वो सारी ज़िंदगी यही सोचती कि एक दफ़ा अब्बा मिल तो लेते। मिले बगैर अब्बा कैसे फैसला सुना सकते थे, और के बाद सारी ज़िंदगी उसके दिल में रहती। रुखसार नादान है, बेहतर है कि वो अपनी आंखों से उस इंसान की असलियत देखे। मैं चाहता हूँ कि वक्त और दुनिया के थप्पड़ खाने से बेहतर है कि अपनी गलतियों से खुद सीखे, ताकि अच्छे बुरे की पहचान हो। ये सोचकर नवाब साहब ने डायरी खोली और कलम उठा लिया। खामोशी में अपने ख्यालात लिखने लगे थे। हल, कमरा नीम तारीख था। बेड पर रुखसार बेगम करवट लिए लेटी हुई थी। खान बाबा, आंटी कहाँ है? रुखसार बेगम को लाउंज में ना पाकर उसने हैरत से पूछा। वो जब से यहाँ आई थी उसने रुखसार बेगम को हमेशा अपने इंतजार में लाउंज में ही पाया था, लेकिन आज लाउंज में कोई भी मौजूद नहीं था। इसलिए राबेल को फिक्र सताने लगी और उसने खान बाबा से पूछा, पता नहीं आज सुबह से कमरे में ही है। मैं चाय देने गया लेकिन वो दरवाज़ा बंद, इसीलिए मैं वापस आ गई। तबीयत ठीक है आंटी की? वो फिक्रमंदी से पूछने लगी। पता नहीं बीबी, कमरा बंद है। अच्छा चले मैं देखती हूँ। वो इतना कहकर रुखसार की खैरियत जानने के लिए उनके कमरे की जाने बढ़ी। उसने दरवाज़ा नॉक किया मगर कोई जवाब नहीं आया। वो दोबारा दरवाज़ा नॉक करने लगी, फिर मुकम्मल खामोशी रही। राबेल की आंखों में फिक्रमंदी झलकने लगी, लेकिन वो अपना सब्र बरकरार रखते दोबारा दरवाजे के हैंडल को पकड़कर खोलने लगी। कमरे में दाखिल होते ही अंधेरा देखकर उसने लाइट ऑन की। रुखसार बेगम बेड पर करवट लिए लेटी थी, आंखें बंद, चेहरे पर गम के साए। आंटी, आंटी, उसने पुकारा। रुखसार बेगम की तरफ से कोई जवाब ना पाकर उसने समझा कि शायद सो रही होंगी। चलो कोई बात नहीं, जाते हुए मिलूंगी। वो थोड़ी देर सोचने के बाद खुद से बोली और लाइट बंद करके बाहर चली गई। कमरे में खामोशी फिर से छा गई। वो राबेल के जाने के बाद आहिस्ता से बेड से उठी। आंखों में आंसू अब भी मौजूद थे। आज वो बाहर जाने का इरादा नहीं रखती थी। थोड़ी देर खिड़की के पास खड़े रहने के बाद वो फिर से बेड पर आकर लेट गई और आंखें बंद कर ली थी। थोड़ी देर बाद सरमद उनके कमरे में आया था। उसने रुखसार बेगम को सोया हुआ देखकर आवाज़ नहीं दी और खामोशी से कमरे से निकला। नीचे आकर राबेल के पास बैठ गया। आपने जो गिफ्ट पेंटिंग्स बनाई हैं वो दिखाएं मुझे। सर वो तो अंदर हैं, मैं खान बाबा को कहकर मंगवाती हूँ। कुछ लम्हों बाद खान बाबा तमाम पेंटिंग्स बाहर ले आए थे और राबेल के कहने पर सामने रख दी। वो कुर्सी पर बैठा पेंटिंग्स को गौर से देख रहा था। चलें बताएं, क्या सोचकर आपने ये पेंटिंग्स बनाई हैं? मुझे थीम समझा दें, बाकी मैं खुद फैसला कर लूँगा कि दोबारा बनेगी या फिर यही ठीक है। सर, थीम समझाने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैंने ये पेंटिंग्स अपने कल्चर और ट्रेडिशन को देखते हुए बनाई हैं। ज़्यादातर फॉरेनर को हमारा कल्चर अट्रैक्ट करता है, इसीलिए मैंने कोशिश की है कि इससे रिलेटेड ही कुछ बनाया जाए। ओके, अब दिखाएं मुझे। राबेल ने खामोशी से सर हिलाया और पेंटिंग्स की जाने तवज्जो मरकूज़ की। उसने एक एक पेंटिंग को दिखाते वजाहत शुरू कर दी। सर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सूफी रक्स का मंजर बनाया है जो रूहानियत और अमन को ज़ाहिर करता है। सरमद की आंखें पेंटिंग की हर तफसील पर मरकूज़ थी। ये हमारे लाहौर की शान बादशाही मस्जिद का मंजर है जो तारीखी और सकाफती अहमियत रखता है। शालीमार बाग और मुगल बागात का फ्यूजन बनाने की कोशिश की है। उसने एक पेंटिंग को थोड़ा सा झुककर करीब से देखा।
رابل کے آگے بڑھتے مزید پینٹنگز کی وضاحت کی۔ یہ ناردرن ایریاز چترال اور گلگت کے حسین مناظر ہیں جو قدرتی حسن کو ظاہر کرتے ہیں۔ اونٹ سر اونٹ پر سوار صحرائی منظر بلوچستان اور تھر کی ثقافت کو دکھا رہا ہے۔ لوک موسیقی میں رباب اور ستار بجائے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لوک کلچر کی نمائندگی کرتا ہے۔ کلاسیکل آرٹ میں پاکستان کے دیسی کلچر کو پیش کیا۔ تلاش ویلی کا رنگین کلچر میں نے ایسے منظر میں بنایا کہ دیکھنے میں خوشی ہو۔ وہ جیسے جیسے سرمد کو اپنی پینٹنگ کے بارے میں بتاتی جا رہی تھی وہ اتنا ہی اس کی پینٹنگ سے امپریس ہو رہا تھا۔ قدیم لاہور کی گلیاں اور بازار شہری زندگی کی جھلک اور رومانوی مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ اسلام آباد کے کچھ حسین منظر شکر پڑیوں اور فیصل مسجد کو بنایا ہے۔ پاکستان ایک خواب کی تعمیر اس میں نے نیلا آسمان، پہاڑ اور روایتی لباس کو فن کو شامل کیا ہے۔ ثقافت سے فطرت تک اس میں نے اسلام آباد کی روایت اور مارگلہ ہلز کو ایک منظر دینا چاہا ہے۔ مارگلہ ہلز کا منظر دیکھ کر سرمد نے ابروچ کا کر اس کو دیکھا تھا جیسے وہ یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ یہ پینٹنگ اس نے ہی بنائی۔ وہ سرمد کے کسی فیس ایکسپریشن کو نہیں دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ اس وقت اسے اپنی پینٹنگز کی ڈیٹیل بتانے میں مصروف تھی۔ اور یہ نقش پاکستان میں نے سندھ کی اجرک، پنجاب کا کھیتوں اور پہاڑی علاقے کو بنایا ہے۔ آرٹ آف ہاسپٹیلٹی، چائے کے خوبصورت منظر کو اپنے رنگوں میں رنگا ہے میں نے، اور باقی میں نے کچھ پرندے بنائے ہیں جو قومی اور قدرتی ورثہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بارش میں رکشہ اور ٹرک کا منظر جو کہ دیکھنے میں ہی ایک اولڈ اسکول کلچر کی وائب دیتا ہے۔ اور یہ لاسٹ کی 3 پینٹنگز میں نے کچھ کو گاؤں کی زندگی میں اتارا ہے، کسان کی محنت اور وہ ساری جدوجہد دکھائی ہے، اور باقی میں نے شہر کی ایڈوانس روبوٹ لائف بنا دیا ہے۔ یہ آئیڈیاز آپ کے ہیں یا پھر گوگل سے کیا ہے سب کچھ؟ ساری پینٹنگز کو دیکھتے ہوئے بے اختیار بول اٹھا۔ سر، گوگل سے پہلے انسان کے پاس دماغ آیا ہے، اور جب شوق جذبہ بنتا ہے تو پھر گوگل سے نہیں بلکہ دل اور دماغ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اور میں نے بھی اپنے شوق کو ایک جاب کی نظر سے نہیں بلکہ اپنے جذبے کی نظر سے دیکھ کر ہی سب کچھ بنایا ہے۔ اس کو سرمد کی بات عجیب لگی تھی لیکن پھر بھی اس نے تحمل سے کام لیتے ہوئے جواب دی۔ اس نے ساری پینٹنگز کو غور سے دیکھا، وہ ساری قابل تعریف تھیں۔ وہ کھل کر تعریف نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے ایک بار پھر پینٹنگز کو اور پینٹنگز کے پاس کھڑی رابل کو دیکھا جو اس وقت بے صبری سے سرمد سے کسی پازیٹیو فیڈ بیک کا ویٹ کر رہی تھی۔ اس نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور نہائی سنجیدگی سے صرف ایک لفظ بولا تھا، اوکے۔ اوکے؟ اس نے سرمد کے جواب میں صرف اوکے سن کر ایک گہری نظر سے اسے دیکھا۔ اس کے فیس ایکسپریشن صاف بتا رہے تھے کہ وہ جواب میں اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ اس کے اوکے نے رابل کو اداس کر دی۔ اس کی آنکھوں میں جھلکتی اداسی اور دل میں چھپی مایوسی واضح ہوئی۔ اس نے دل میں سوچا کہ اتنی محنت کے بعد صرف ایک اوکے سننا، جیسے اس کی پوری جان، اس کا جذبہ اور دن رات کی محنت کسی ایک لفظ میں سمٹ گئی۔ اس نے سرمد کی طرف دیکھا اور ناگواری سے بول پڑی، صرف اوکے؟ تو کیا میں اس پر ایوارڈ دوں؟ کارنر کو پسند آئیں گی تبھی کوئی فیصلہ ہوگا آپ کا شوق اور محنت کامیاب ہوئی یا نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا، اور وہ رابل کے چہرے پر اوکے کا سن کر ناگواری دیکھ چکا تھا۔ انسان کا پرسنل انٹرسٹ بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ میں نے اتنی محنت سے یہ کام کیا ہے، آپ تعریف کھل کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نقص نکالنے میں پورے قصیدے سناتے ہیں، تعریف کرنے میں کیا جائے گا؟ اس کو حیرت ہو رہی تھی۔ سرمد نے اوکے اور اس کو یہ اوکے سلگا گیا تھا۔ کم از کم 20 پینٹنگز بنانے کے بعد اوکے تو نہیں سننا چاہتی۔ دیکھیں مس کلیمبل، میرے نزدیک وہی کام اچھا ہوتا ہے جو پرفیکٹ نظر آئے، اور ہر پرفیکٹ کام تعریف کے قابل ہوتا ہے۔ سرمد اب بھی اس کی تعریف میں کچھ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بڑے آرام سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو کیا میری پینٹنگز تعریف کے قابل نہیں، یا یہ اتنی پرفیکٹ نہیں کہ آپ 2 لفظ تعریف کے نکال دیں؟ ہر محنت کرنے والے کو داد چاہیے ہوتی ہے تاکہ اگلی دفعہ وہ اور بھی جذبے اور لگن سے کام کرے۔ رابل کو لگا کہ وہ آج اس کی پینٹنگز دیکھنے کے بعد یقیناً تعریف کرے گا، زیادہ نہیں لیکن اتنی تو کرے گا کہ اس کو اپنی محنت رنگ لاتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ اس نے تعریف کا ایک لفظ بھی منہ سے ادا کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا، جو رابل کو اندر ہی اندر جلا رہا تھا۔ آخر وہ کب سے اس کے ہاں کام کر رہی تھی، کبھی تو تعریف کرنا بنتا تھی نا۔ خیر، آپ سے کیا گلہ کرنا، میں بھول گئی تھی کہ میں اچھی بناؤں یا بری، مجھے یہی اوکے سننے کو ملے۔ اس کا واقعی دل ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ جو محنت کرتا ہے وہ اسی لیے تو کرتا ہے کہ اس کو سراہا جائے، اس کی قابلیت پر داد دی جائے تاکہ اگلی دفعہ وہ اور پرجوش ہو کر اور لگن سے کام کرے۔ وہ بڑی مشکل سے اس وقت اپنا ضبط روکے بیٹھی تھی۔ سائم کل یہ پینٹنگ فارنر کو بھیج دے گا اور 1 ہفتے کے اندر آپ کو آپ کی قابلیت کا تمغہ بھی مل جائے گا، پھر آپ اس کو سیلیبریٹ کر لینا۔ جو میری چیز نہیں ہوتی میں اس پر حق جتانا ضروری نہیں سمجھتا کہ پینٹنگز آپ میرے کہنے پر بنا رہی ہیں، لیکن یہ تحفہ کسی اور کا ہے، وہی آپ کو بہتر بتا سکتا ہے کہ یہ اچھی بنی ہے یا بری۔ ابھی بھی وہ انسان اپنی جگہ سے ٹس نہ ہوا تھا۔ کیا وہ اتنا بے حس تھا، یا وہ جان بوجھ کر یہ سب کر رہا تھا؟
وہ اندر جانے کے لیے پول سائڈ سے آگے بڑھا جب رابیل نے اس کے پیچھے آہستہ سے کہا، کمال صرف اللہ کی ذات کا خاصہ ہے۔ اس کی ذات بے عیب ہے، مکمل ہے اور ہر نقص سے پاک ہے۔ ہم انسان مٹی سے بنے، سانس سے جڑے، کبھی خواہشوں کے میں بکھرے اور کبھی جذبات میں گم۔ ہم سب میں کہیں نہ کہیں کمی، خامی یا کمزوری چھپی ہوتی ہے، اور یہی ہماری حقیقت ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی بھی یہی ہے۔ اس کا ضبط ٹوٹ چکا تھا، وہ اب مزید اس غصے کو اپنے اندر نہیں رکھ سکتی تھی۔ پھر اس نے ہمت کر کے بول ہی دیا۔ اس نے جاتے جاتے رخ پھیر کر رابیل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت جھلک رہی تھی۔ قدم جہاں تھے وہیں رک گئے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھ پایا تھا۔ اس کا رخ اپنی طرف مڑتا دیکھ رابیل نے پھر کہنا شروع کیا، سرمد سر، اگر آپ نے اپنے اندر روشنی پیدا کی ہے، خود کو بہتر بنایا ہے، سنوارا ہے، تو یہ آپ کی ریاضت ہے۔ لیکن اگر آپ ہر انسان میں وہی کمال تلاش کریں گے تو زندگی ایک نہ ختم ہونے والا انتظار بن جائے گی۔ انسان کمال کا پتلا نہیں، محبت، معافی اور برداشت کا آئینہ ہوتا ہے۔ رشتے ان خوبیوں سے نہیں بنتے جو ظاہری طور پر نظر آئیں، بلکہ ان خامیوں کو گلے لگانے سے چلتے ہیں جنہیں باقی دنیا ناقدری سے دیکھتی ہے۔ اگر آپ ہر وقت پرفیکشنزم کی تلاش میں رہیں گے تو آپ کبھی بھی اس میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور ہم انسانوں سے بہت بار غلطی ہو جاتی ہے۔ ہر وقت کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، ایون کہ آپ بھی پرفیکٹ نہیں ہیں۔ آپ میں بھی ایسی بہت سی خامیاں ہوں گی جو آپ کے نزدیک محض کچھ نہیں ہوں گی، یا آپ کو اپنی پرفیکشنزم میں وہ خامیاں نظر ہی نہیں آتی ہوں گی، لیکن اگر کوئی دوسرا دیکھے گا تو اس کو اچھے سے بھانپ لے گا۔ اسی لیے انسان کو بہت غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کبھی کہیں کسی کو دو لفظ تعریف کے بول کر اپریشیٹ کرنا پڑے تو کر دینا چاہیے۔ وہ رخ موڑے جیب میں ہاتھ ڈالے اسے گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت کوئی تاثر نہیں تھا، نہ حیرانگی کا اور نہ ہی کسی اور چیز کا۔ اور ایک آپ کو فری میں ایڈوائس دینا چاہوں گی سر، جو پرسنل لائف میں آپ کے کام آئے گی۔ مجھے پتا ہے میں آپ کو بتانے کا یا پھر سنانے کا کوئی حق نہیں رکھتی، لیکن میں آپ کو آئینہ ضرور دکھانا چاہتی۔ اگر کوئی زندگی میں آپ کے ساتھ آگے بڑھے تو کسی کو چاہنا اس انسان کے کمتر لمحوں میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے، نہ کہ صرف اس وقت اس کا ساتھ دینا جب وہ بہترین ہو۔ اپنے دل کا آئینہ پرفیکشنزم کی غرض سے صاف کریں اور دیکھیں کہ زندگی کتنے سچے، خالص اور اچھے رشتوں سے بھری ہوئی ہے۔ رابیل کی باتیں اب اس کو جھنجھلا رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا اب اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسلسل بولنے میں مصروف تھی، جیسے وہ آج اپنی بات کہہ کر ہی چپ ہوگی۔ جو صرف کامل چاہتے ہیں وہ اکثر مکمل خالی رہ جاتے ہیں، اور جو خامیوں میں بھی حسن تلاش کرنا سیکھ لے وہی اصل محبت کے قابل بنتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اس کے روڈ رویے کے بعد بھی آپ کو سب پسند کرتے ہیں تو آپ غلط ہیں، بلکہ دراصل سب آپ سے ڈرتے ہیں۔ کل کو آپ اپنی پرسنل لائف میں آگے بڑھیں گے تو ان باتوں پر ذرا غور کر لیجیے گا۔ اگر رابیل اندر تپی ہوئی ہوتی تو وہ سرمد کو اچھا خاصا تپانے کا موڈ رکھتی تھی۔ بدلہ لینا اس کی عادت میں نہیں تھا، لیکن سرمد کے سرد رویے نے اسے یہ چیز بھی سکھا دی تھی۔ سرمد نے اپنے قدم اٹھائے اور آہستہ سے چلتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر تھوڑا سا جھکتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کیا تھا اور بہت سکون سے بولا تھا، یہ آپ کون سی بات کو کدھر لے گئی ہیں؟ ایسا نہیں کہ رابیل کی بات سن کر اس کو برا نہیں لگا تھا۔ رابیل کی بات نے اسے اچھا خاصا غصہ دلا دیا تھا، لیکن اس نے خود پر کنٹرول رکھا تھا۔ میں نے آپ کو زندگی کی حقیقت بتانا چاہیے۔ اگر آپ کا رویہ ایسا ہی رہا تو آپ ساری زندگی تنہا رہ جائیں گے، اور تنہا انسان کو کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ ایک بار پھر اس نے سرمد کے اندر آگ لگا دی تھی۔ وہ اسے پھر غصہ دلانے میں کامیاب رہی تھی۔ میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا اور نہ آپ کو مجھے سکھانے کا کہا ہے۔ آپ نے اگر کام کر لیا ہے تو جا سکتی ہیں۔ باقی پروجیکٹ کی انفارمیشن میں آپ کو میل کر دوں گا، لیکن آج آپ جا سکتی ہیں۔ اس نے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، پھر آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا اور اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ اس وقت مزید رابیل سے الجھ نہیں سکتا تھا۔ یقیناً اگر وہ یہاں رکتا تو اس کا غصہ حد سے بڑھ جانا تھا، اسی لیے اس نے یہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ رابیل نے کچھ دیر وہیں کھڑے رہ کر پینٹنگز کو ایک بار پھر دیکھا، رنگوں کی گہرائی میں چھپی کہانیوں کو محسوس کیا، اور پھر خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ رابیل کی باتیں اس کے جانے کے بعد بھی اس کے دماغ میں گونجتی رہی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا۔ اسے کسی کی باتوں کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی، لیکن رابیل کا کہا گیا ایک ایک لفظ اسے بہت گہرائی تک سوچنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ اس کی بات چاہ کر بھی اپنے ذہن سے نکال نہیں سکتا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم کمرے میں نیم اندھیرا کیے بیٹھا تھا۔ سائڈ ٹیبل کا صرف ایک لیمپ ہی آن تھا، جس کی مدھم سی روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ صوفے کے درمیان میں ٹیبل پر ٹانگے رکھے صوفے کی وجہ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ واقعہ مودے ابھی پول سائڈ پر ہونے والی اس کی باتوں کو ایک بار پھر ذہن سے نکالنا چاہ رہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور چھت کو گھورا تھا۔ وہ 5 منٹ تک ساکن چھت کو دیکھتا رہا۔ اس نے ٹیبل سے ٹانگیں نیچے اتاری تھی،
सोफे पर डेक लगाई और उठ खड़ा हुआ। वो अपने कमरे से निकलकर सीधा रुखसार बेगम के कमरे की जाने बढ़ा था। दरवाजे पर आकर वो थोड़ी देर के लिए रुका, फिर आहिस्ता से दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हो गया। कमरे में नीम अंधेरा। उसने सबसे पहले पूरे कमरे की लाइट्स ऑन की थी। एकदम पूरा कमरा रोशनियों में नहा गया था। मम्मी मम्मी, आज आप कमरे से बाहर नहीं आए? उसने लाइट ऑन करते नरमी से कहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने बेड पर नज़र डाली जहाँ रुखसार बेगम आंखों पर बाजू रखे लेटी थी। वो आहिस्ता से चलकर उनके बेड के पास गया और बेड के किनारे बैठ गया था। रुखसार बेगम ने उसकी मौजूदगी महसूस की तो आंखें खोली। बाजू आंखों से हटाए तो देखा कि उनके पाँव की जाने बैठा अपनी सोचों में गुम था। वो उठकर बैठ गई। आपकी तबीयत ठीक है? उसने रुखसार बेगम की आंखों में देखा जो आज कुछ और ही मंजर पेश कर रही थी। उदास लग रही हैं आप, उसने फिर पूछा। उन्होंने सरमद को देखा और गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोली, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। कल रात शायद नींद पूरी नहीं हुई, इसीलिए आज दोपहर को सो गई थी और अब भी बस थकावट हो रही। उसने उनकी आंखों में झांका जो बिल्कुल भी उनके लफ्ज़ों का साथ नहीं दे रही थी। तो उसने तशवीश भरे अंदाज में कहा, अगर तबीयत नहीं ठीक तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। नहीं सरमद, मैं ठीक हूँ, उन्होंने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते कहा, लेकिन आंखों में उदासी छाई हुई थी। उसने धीरे से अपना सर रुखसार बेगम की गोद में रख दिया था और अपने पाँव पर बेड की तरफ कर ली। इंसान चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वालिदैन के लिए वो उनके सामने हमेशा बच्चा ही होता है। हम चाहे जितने मजबूत बन जाएं, जितनी भी अपनी बातें खुद तक महदूद रखें, लेकिन जैसे ही वालिदैन की नरम आगोश मिलती है तो जज्बात खुद ब खुद बह निकलते हैं। फिर उस वक्त ये देखा ही नहीं जाता कि हम कितने मजबूत थे या कितने बड़े हो गए थे। मम्मी, आपसे एक बात पूछूं? वो सामने दीवार को देखने लगा। हाँ पूछो, क्या बात है? उन्होंने सरमद को सर हिलाते कहा। मम्मी, क्या मैं बुरा इंसान हूँ? उसने थोड़ी हिचकिचाहट में कहा था। सवाल बिल्कुल गैर यकीनी था। वो खुद भी नहीं पूछना चाहता था, लेकिन शायद इस वक्त उसे भी ज़रूरत थी कि वो अपने दिल की बात किसी को कहे, तो उसने बोल दिया। रुखसार बेगम ने हैरत से उसकी जानिब देखा जो मुसलसल दीवार को देखे जा रहा था। ये कैसा सवाल सरमद, बताए ना, उसने फिर पूछा। नहीं सरमद, तुम तो बहुत अच्छे, उन्होंने नरम लहजे में जवाब दिया। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ क्या? उसने उदासी से कहा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो मुझसे? उन्होंने सरमद के बाल सहलाते नरमी से कहा। उसने एक लंबी सांस अपने अंदर खींची, जैसे वो इस वक्त सिर्फ सुकून चाहता हो। बस ऐसे ही, दिल किया पूछने। वो कुछ सोचकर बोला, क्या अकेला इंसान ज़िंदगी नहीं गुजार सकता? क्या ज़िंदगी गुजारने के लिए हमसफ़र साथी की ज़रूरत होती है? अब वो इस सवाल की तरफ आया था जो उसे अंदर ही अंदर तंग कर रहा था। वो ये सुनकर खामोश हो गई थी। उनके हाथ एक लम्हे के लिए सरमद के बालों को सहलाते सहलाते रुक गए थे। आप भी तो ज़िंदगी गुजार रही हैं ना, तो फिर मैं अकेले ज़िंदगी क्यों नहीं गुजार सकता? वो अपनी माँ को माजी याद करवाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे अपनी उलझनों का हल भी चाहिए था। मेरे पास तो तुम हो, तुम्हारा साथ है, और मुझे क्या चाहिए? तो तुम्हारे होते हुए मैं अकेली कैसे हुई? उन्होंने फिर से उसके बालों को सहलाना शुरू किया। तो फिर ऐसे तो आप भी मेरे पास हैं, तो फिर मुझे किसी और की क्या ज़रूरत? वो नरमी से बोली। सरमद, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम सिर्फ उस इंसान से करते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है, जो हमारे लम्हों का साथी होता है, हमारा हमसफ़र होता है। हर बात बच्चे वालिदैन से नहीं करते, कुछ बातें वो अपने दोस्तों से करते हैं और कुछ अपने साथी से। तुम्हारे तो कोई दोस्त भी नहीं, इसीलिए तुम्हें एक अच्छे हमसफ़र की ज़रूरत है। लेकिन मम्मी, मेरे पास तो कोई बात नहीं शेयर करने की, मैं हर बात आपसे शेयर कर सकता हूँ, उसने नज़रें चुराते कहा। लेकिन तुम करते नहीं, उन्होंने बेख्तियार कहा। उसने आंखें दीवार से हटाकर एक लम्हे में ही बंद कर। सारी बातें शेयर करता हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम शादी करके अपनी ज़िंदगी में खुश रहो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। शादी की बात सुनकर उसने मज़ीद कुछ कहना ज़रूरी नहीं समझा था, क्योंकि वो शादी जैसे रिश्ते से ही नफरत करता था। उसे ये रिश्ता दुनिया का सबसे खोखला रिश्ता लगता था, एक ऐसा रिश्ता जहाँ किसी भी वक्त साथ छोड़ देने का डर लाहक रहता है। फिर उसने रुखसार बेगम की गोद से सर उठाया, उनकी जानिब मोहब्बत भरी निगाह से देखा। आप आराम करें मम्मी, आप थक गई होंगी, मैं भी आराम करना चाहता हूँ। रुखसार बेगम आज खुद बहुत उदास थी, इसीलिए उन्होंने सरमद से कोई सवाल नहीं किया था। उसने बेड से पाँव नीचे उतारे थे। रुखसार बेगम को बिस्तर पर अच्छे से लिटाया, माथे पर बोसा दिया और कमरे की लाइट ऑफ करके बाहर निकल गया था और अपने कमरे में वापस आ गया। उसे वहाँ भी सुकून नहीं मिला था जहाँ दुनिया के हर इंसान को सुकून मिल जाता है। वो सुकून ही तो चाहता था अपनी ज़िंदगी में। कमरे में आकर रावेल की बातें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। ज़्यादा सोचने की वजह से उसे अपने सर में शदीद दर्द महसूस होने लगा। बगैर किसी और सोच के उसने कमरे की तमाम लाइट्स बंद की और बिस्तर पर लेट गया था। खामोशी से रात की तारीकी में सोने की कोशिश करने लगा। बाकी अगली किस्त में मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।